हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैंने आपको पहले एपिसोड में इसमें बताया था कि वेक्टर की जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्केल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ था और कुछ वेक्टर्स के मैंने टाइप्स भी आपको बताए हुए थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का एपिसोड नंबर 2, जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना क्या है एपिसोड नंबर 2 में, इसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। जो वेक्टर के एडिशन के लॉज होते हैं वो 2 लॉज हैं हमें जो पढ़ना है। इसमें से पहला लॉ जो है वो कौन सा लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ। पहला लॉ कौन सा है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ। और जो हमारे पास सेकंड लॉ होता है वो कौन सा होता है, पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड वाला लॉ है वो कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रायंगल लॉ हो रहा तो ट्रायंगल का कुछ ना कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन आएगा। पैरेललोग्राम लॉ है तो डेफिनेट सी बात है, कंफर्म एक श्योरिटी सी है ना कि जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो आएगा ही आएगा अगर पैरेललोग्राम लॉ है तो। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं। पहली हेडिंग है हमारी ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में करते क्या है, 2 वेक्टर को जब हमें ऐड करना है ट्रायंगल लॉ से तो हम किस तरह से उनको ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मान लिया हमने वेक्टर ए। ठीक है, इस तरह से एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास, हम मान लेते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एपिसोड नंबर 1 में, इसका जो एपिसोड फर्स्ट था इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और जो इसका ये लास्ट वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो ये टेल होता है, हेड होता है। और मैंने बताया था कि टेल से लेके हेड तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड वेक्टर की, तो सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सेकंड वेक्टर का टेल। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सेकंड वेक्टर का हेड। हेड कह दो आप या फिर इसको एरो हेड कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इनको हमें ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है। तो इसमें करते क्या हैं कि सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वेक्टर। तो जैसे हमें यहाँ पे वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। भाई ऐड करने का मतलब है कि आप ए में बी को ऐड कर दो या फिर आप बी में ए को ऐड कर दो, यहाँ पे कोई तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एडिशन में तो सीधी बात है ना कि आप 2 में 3 ऐड करो तब भी 5 आना है, 5 में आप 2 को ऐड करो तब भी 3 में आप 2 को ऐड करो तब भी 5 आना है। तो यहाँ पे वैसी कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो जब हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए एज इट इज़। ना ही हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर दोनों चेंज हो गए तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है। सबसे पहले हमारा वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अब वेक्टर ए में हमें वेक्टर बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाते हैं। क्या करते हैं, मैंने बोला वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से मिला देंगे। तो वेक्टर ए का हेड तो ये रहा और वेक्टर बी का टेल रहा ये। तो इस पॉइंट को यानी इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पैरेलली शिफ्ट कराएंगे। तो जो वेक्टर बी है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ना ही हमें वेक्टर बी का या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही उसका हमें डायरेक्शन चेंज करना है। इसको आप लोग याद रखें। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा वेक्टर, वेक्टर बी। अब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोगों ने मिला दिया, ये हो गया दोनों का जंक्शन। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि सर ये ऐड हो गए, नहीं अभी ऐड तो होगा लेकिन अभी इनका रिजल्टेंट आना बाकी है ना भाई। ऐड हुआ है, कोई चीज़ हुई है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्टेंट इसका कहाँ से मिलता है, रिजल्टेंट हमें मिलेगा कैसे, देखो जब हम पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। क्या बोला मैंने, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के जब हम हेड से मिलाएंगे तो हमें इन दोनों वेक्टर का क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। और क्या होगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और हम रिजल्टेंट किस तरह से लिख सकते हैं,
आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली वेक्टर एडिशन। कौन सा वेक्टर एडिशन हो गया, कौन सा लॉ हो गया, ये ट्राइंगल लॉ हो गया, जिसमें आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम करते क्या हैं, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें हम करते क्या हैं कि पहले वेक्टर बनाएंगे, दोनों ए और बी हमने दोनों वेक्टर बना लिया एज इट इज़, ठीक है। अब पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से हम मिला देंगे। तो पहले वेक्टर का हेड ये रहा, दूसरे वेक्टर का टेल ये रहा, इन दोनों को मिला दिया। अब करेंगे क्या, जब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे। तो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये रिजल्टेंट, यानी आर जो है, आर यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन जो हुआ है उसका रिजल्टेंट हमें दे रहा है। कौन सा वेक्टर, वेक्टर आर दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। अब ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ। इसके बाद हमें कौन सा देखना है, सेकंड जो है हमारा वो है पैरेललोग्राम लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब सेकंड है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम लॉ है तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हमने बना लिया एक वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए, और ये है हमारे पास गिवन है वेक्टर बी, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितने का है, जो कि गिवन है, मान लिया है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये बन गए दो वेक्टर्स। अब इनको हमें पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, तो किस तरह से करते हैं, सुनो। मैंने आपको बताया था एपिसोड नंबर 1 में कि अगर हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कराते हैं उसके पैरेलल तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वैसे ही यहाँ पे होगा कि अगर हम वेक्टर बी को इसमें पैरेलली शिफ्ट कराएंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। लेकिन ये है कि हमें पैरेललोग्राम लॉ बताना था, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारा। किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। तो जब हमने वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कराया है, तो वेक्टर बी को जब हम पैरेलल शिफ्ट कराएंगे तो इसमें यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये वाला वेक्टर जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो किस तरह से पहुँच जाएगा ये देखें, आप इसको डॉटेड से बना रहा हूँ इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। अब हमारे पास जो वेक्टर ए है इसको हम पैरेलल शिफ्ट कराएंगे इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो करा देते हैं, ये बन गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा कहीं पे। तो ये आ चुका है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसको हमने बोल दिया है वेक्टर आर, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, एल्फ़ा। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि वेक्टर ए जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, एल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, जब इसको हमें आगे मैथमेटिकली पूरा प्रोसीड करना है तो देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि अब यहाँ पे पूरी मैथमेटिकल काम होने, फिजिक्स लगभग ख़त्म हो चुकी, मैथमेटिक्स पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स के नाम जो है वो मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट है P, ये है Q, ये R है, ये S है, PQRS, और इसको हमने मान लिया है T, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम। आप देखेंगे PQST, तो ये पैरेललोग्राम है, और जो QRS है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा पूरा। QRS जो है वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है भाई। तो इतनी बात में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, जो ये ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल में हम एक बार कॉस अप्लाई करेंगे, एक बार साइन अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, उसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह पहले बताया जाएगा, उसके बाद फिर कॉस और साइन जो भी है उसको हम अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं वजह क्या है। देखो हमारे पास जो पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है, PRS। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है PRS, इस पूरे ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, PS, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास, PR,
इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है आर एस, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पी एस की वैल्यू है कितना, आर है, तो आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू कितना है, देखो पी आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। देखो हमें ये पूरी लेंथ चाहिए, तो इस लेंथ को इससे ऐड करोगे तो ये पूरी लेंथ मिल जाएगी आपको। तो पी आर जो लेंथ हमें चाहिए है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर, और इसमें क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं आर एस की, तो आर एस की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे आर एस का स्क्वायर, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ भाई, इतनी बात में अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो क्लियर कर दें। इतनी बात में किसी कोई डाउट तो नहीं आ रहा? आ रहा है डाउट तो कमेंट कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो फिर बढ़ते हैं आगे इसमें। तो अब इसमें देखो आगे है क्या कि ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन मान तो लिया है। अब इसमें देखो दो चीज़ें अननोन है जो कि हमें पता करना है। कौन कौन सी अननोन है, एक तो ये हमारे पास जो क्यू आर है वो अननोन है, और एक ये जो आर एस है वो अननोन है। ठीक है, तो क्यू आर क्या है, इस ट्राइंगल के लिए हम बात करें अगर क्यू आर की, तो क्यू आर क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, और अगर इसी ट्राइंगल में हम बात करते हैं आर एस की, जो कि अननोन है अभी तक फ़िलहाल के लिए, वो इसमें कैसे बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह। अच्छा एक चीज़ और, इस एंगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है ये एंगल कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लाइन तो सीधी चली गई, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो जितना एंगल यहाँ बना उतनी एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के आगे अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, क्यू आर एस ट्राइंगल है हमारे पास, क्यू आर एस, ये ट्राइंगल हो गया क्यू आर एस। इस ट्राइंगल में अगर हम एक बार अप्लाई कर दें कॉज और एक बार अप्लाई कर देंगे साइन, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें क्यू आर और आर एस जो अननोन थे वो पता चल जाएंगे। देख लेते हैं कैसे। तो ट्राइंगल क्यू आर एस में एक बार हम अप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा, तो इसमें जब हमने अप्लाई किया है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, आर एस, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, क्यू एस है। और आप देख सकते हो कि जो क्यू एस है वो किस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू एस का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, क्यू एस जो वेक्टर था वो पी टी वैक्टर के ही तो पैरेलल शिफ्ट किया था, यानी जितना मैग्नीट्यूड पी टी का है उतना ही मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू एस का होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास, बी है, तो फिर क्यू एस जो लाइन है या लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो यहाँ से आर एस आ जाएगा कितना, बी साइन थीटा। देखो एक हेडेक तो खत्म हो गई, आर एस हम लोग फाइंड कर चुके, अब बचता है हमारे पास सिर्फ क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए इसी ट्राइंगल में एक बार हम अप्लाई कर देंगे कॉस थीटा। तो जब हम इसमें कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, क्यू आर, और हाइपोटेनियस एक बार फिर से कितना होगा, ये बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखो पूरी हेडिंग खत्म हो चुकी है, हमें आर एस नहीं पता था, हमें क्यू आर नहीं पता था, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद सिर्फ हमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना है यार, स्क्वायर करेंगे इधर उधर जाके, जो भी होगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, खैर इतना तो क्लियर हो चुका ना। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलो रखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। तो पी क्यू की वैल्यू कितना है, देखो आप पी से क्यू तक की ये वैल्यू कितना है, ए है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये हो गया ए प्लस। अब अगर हम बात करते हैं क्यू आर, तो क्यू आर हम लोगों ने कितना फाइंड किया था, बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, ठीक है। और ये कितना है, आर एस हम लोगों ने फाइंड किया है बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो इसको, सिंपल सा है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप इस पूरे को बी ट्रीट करो, इसको बी मान लो, आप बी एज्यूम करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बचपना है ये। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होगा ना, प्लस
2ab, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक ब्रैकेट और था, b साइन थीटा का स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात में कोई डाउट तो होगा नहीं, सिंपल सा है यार, इतनी क्रिटिकल फिजिक्स तो है नहीं यहाँ पे सर, मैथमेटिक यूज़ हो रही। अब देखो आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस, इसमें से आपने बी स्क्वायर को अगर कॉमन किया तो क्या मिला है, देख लो कॉस स्क्वायर थीटा मिला है, प्लस यहाँ पे क्या मिला हुआ है, इधर मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और एक टर्म लास्ट में अपने पास रह गया है, वो कौन सा है, प्लस में प्लस लगा दिया। अच्छा, तो 2ab cos थीटा, ये लास्ट टर्म बचा हुआ था। अच्छा, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सब जानते हैं 1 होता है, नहीं जानते तो छोड़ देना फिजिक्स पर, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा फिर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बचेगा क्या, ये तो 1 हो गया यार, बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा, तो ये आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर क्या लगा सकते हो, अंडर रूट लगा सकते हो। देखो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और पसीना बहुत आ रहा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ चुका है हमारे पास। पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट की, आर की, तो उसका मैग्नीट्यूड ये आ चुका है। यहाँ पे ए स्क्वायर जो लिखा है, तो ए आप समझ रहे हो ना, ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जो v है वो क्या है, इस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और जो यहाँ पे थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब सर यहाँ पे जो अल्फ़ा आपने माना है, इसका क्या काम है, अल्फ़ा का काम है, देखो माना है तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब अल्फ़ा यहाँ पे माना गया है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पूरा ट्राइंगल आप देखें, ट्राइंगल कौन सा है, PRS, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, PRS। इस ट्राइंगल में अब देखो आप परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं, आपको कहाँ पे फाइंड किया था सर, SR, ये देखो फाइंड किया था ना यहाँ पे SR हम लोग फाइंड कर चुके हैं परपेंडिकुलर। अब आपको बेस कितना है सर, बेस भी हमें पता है, A प्लस QR है, और QR की वैल्यू ये रही, तो हमें इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है। तो क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा अप्लाई करते हैं, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, SR, और बेस हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा, PR, ये हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, SR की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, b साइन थीटा, अपॉन में PR की वैल्यू कहाँ गई, ये है, PR को हमने क्या लिखा था, देखो आप PR यहाँ पे भी लिखा था ना, PR कितना था, PQ प्लस QR, और PQ कितना है, A है, प्लस QR हमारे पास कितना है, ये देखो फाइंड किया था B cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके क्या फाइंड कर सकते हो, अल्फ़ा निकाल सकते हो। वैसे इसको एक तरीका और भी है लिखने का, tan को उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स चला जाएगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बस इतना सा समझ लो कि जैसे इसको आपने सॉल्व किया, tan अल्फ़ा की वैल्यू मान के चलो 1 आ रही, तो tan में 1 जो है वो किस चीज़ की वैल्यू होती है, 45 की, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ केसेस जो बनते हैं, सिंपल से केसेस हैं कि जब थीटा 0 होगा, थीटा 90 होगा, थीटा 180 होगा, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो थीटा तुम इसमें रख के सॉल्व करके निकालोगे वो तो मैथ है, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, थीटा 0 का फील क्या है, थीटा 0 का मतलब क्या है, ठीक है। और थीटा अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की तो उसका मतलब क्या है, थीटा हम बात करते हैं 180 डिग्री की तो उसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। भाई फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ तो पढ़ नहीं रहे कि हम आपको मैथ सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। तो इतना पहले देख लो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है अच्छे से, ठीक है। तो भाई हो गया होगा इतना, अब तो नहीं हुआ तो पूछ लेना, इसमें कोई डाउट वैसे आना नहीं चाहिए, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और वैसे तो ये इसको चैप्टर ही कहना बेकार है, ये चैप्टर नहीं कह सकते इसको, ये मान लो कि वेक्टर एनालिसिस एक टॉपिक है बस, जो कि 2-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अभी दूसरा ये एपिसोड चल रहा है, इसमें तो खैर नहीं होगा ख़त्म, ठीक है।
क्योंकि अभी इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ना है वेक्टर का, और वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ना है दो वेक्टर्स का, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है ना, ठीक है। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये अभी सब पढ़ना बाकी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इसको बस पूरा ये कंप्लीट देख लेते हैं एपिसोड में, लेक्चर नहीं एपिसोड। चलो भाई इतना हो गया, ठीक है। अच्छा डायग्राम को नहीं मिटा रहे, डायग्राम रहने देते, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अभी इन्हीं से हमें काम पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिनसे काम पड़ता है उनको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं ना, ठीक है भाई। चलो तो केस पहले की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस हमारा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा है यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा बोला है, याद रखना इसको, ठीक है। तो थीटा जब 0 है तो थीटा 0 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मैथ देख लेते हैं फिर फिजिक्स। तो पहले देख लेते हैं आर कितना आएगा, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। अरे वो लिखा फॉर्मूला a² + b² + 2ab। अब हम बात करते हैं थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, कॉस 0 क्या होता है 1 इंटू में 1, तो 2ab बन जा, 2ab बन जा, 2ab। तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a + b पे होल स्क्वायर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, अरे यार स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो गया, तो r जो है वो कितना आ जाएगा a + b। इससे ज़्यादा r नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं निकल सकता कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर दें तो उससे ज़्यादा कभी मैग्नीट्यूड उसका आ ही नहीं सकता, ठीक है। आप किसी और एंगल पे अगर लेके जाएंगे दोनों वेक्टर्स को तो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट जो निकलेगा वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट सिर्फ इसी केस में निकल सकता है, a + b, ठीक है। चलो अब फिजिक्स देखते हैं, है क्या थीटा 0 का मतलब है कि अगर वेक्टर a इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, तो जो वेक्टर b है वो भी ऐसे ही बना हुआ है इसी के ऊपर। ये इनका ओरिजिन हो गया, मान लो O पॉइंट है, O पॉइंट मतलब ये मान लो आप, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, अभी 0 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो जब उनको हम ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजल्टेंट कैसा आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, और वो कितना हो जाएगा a + b। अरे यार सीधी सी बात है, अगर मान लो ये क्वांटिटी है 4 और एक क्वांटिटी यहीं पे इसी डायरेक्शन में मान लो न्यूटन है, फोर्स लगा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे हमने इधर फोर्स लगाया 4 न्यूटन, इधर ही एक फोर्स और लगा दिया 3 न्यूटन, आप ऐड कर दो, टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7 न्यूटन आएगा। इससे ज़्यादा कभी आ सकता नहीं, आ सकता यार। आप 3 न्यूटन को कहीं एंगल पे ले जाओगे तो ये एंगल आ जाएगा, और कॉस में एंगल जो आएगा तो वो वैल्यू को कम कर देगा, 7 न्यूटन से कम वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू 0 है तो सर अल्फा कितना आएगा, है ना, अल्फा भी तो मेन बात है। अल्फा था क्या, किसी भी एक वेक्टर यानी वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, किसी भी वेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कि सर रिजल्टेंट जो वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अरे यार बेवकूफ़ हो क्या, ये पूरा थीटा है, ये अल्फा है, तो फिजिक्स तो तभी पढ़ो जब मैथ आती हो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा यहाँ से मिलेगा, यहाँ अल्फा निकाल के देख लेते एक बार अल्फा कितना आएगा, चलो देखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, निकालो, b sin थीटा यानी 0, sin 0 0 अपॉन में है a + b cos थीटा, और cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 1। अरे यार जब ऊपर की क्वांटिटी 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 0, यानी अल्फ़ा कितना आ जाएगा 0। यार कॉमन सेंस वाली बात है कि अल्फ़ा 0 आना चाहिए यहाँ पे। क्यों आना चाहिए, से देखो, जब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, जब वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा, 0 ही तो बना रहा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बी के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। इसमें इतनी बड़ी बात तो थी नहीं वैसे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, तो केस 2 जो है हमारा वो क्या होगा, केस 2 हम देख लेते हैं। अब
केस 2 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो थीटा 90 का मतलब है कि एक वेक्टर इस टाइप से है और दूसरा वेक्टर इस टाइप से है, तभी तो इनके बीच में एंगल कितने का बना, 90 का बना। फॉर्मूला आपको पता ही है रिजल्टेंट निकालने का, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 0 इंटू 2ab 0, क्या बचा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ चुका हमारे पास रिजल्टेंट। और अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा की तो tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं। चलो देखो, इसमें हमने मान लिया ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी हमारा, तो tan अल्फ़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अभी जो लिखा हुआ था b sin थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, sin 90 1 होता ना यार, ठीक है। a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा कितना होगा 90, कॉस 90 0, तो b इंटू 0 0, तो b अपॉन ए बचा। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा हम निकाल लेंगे tan इनवर्स में जो भी है। अब देखना एक चीज़ गौर से, ये जो सेकंड केस है हमारा, इसमें भी हम कुछ कंडीशन मान लेते हैं। अब जो हमने सेकंड केस माना है इसमें हम कंडीशन मान लेते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू बी। बड़ी प्यारी कंडीशन है ये, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। यार दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम कब होंगे, जब वो दोनों वेक्टर सेम होंगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत फहमी में हो अगर तुम ये सोचते हो कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड तभी सेम हो सकते जब वो वेक्टर सेम हो। अच्छा देखो, चलो बताना, अगर यहाँ देख लो ये कैप्चर हो रहा है ना इतना पोर्शन, अगर हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है 2i कैप माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड निकाल जरा इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, अंडर रूट 5। अब अगर हम दूसरे वेक्टर को लेते हैं, वेक्टर बी को हमने ले लिया 2 जे कैप प्लस के कैप, बेटा जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया अंडर रूट ऑफ 5। क्या ये दोनों वेक्टर सेम थे? देख जरा इसको अच्छे से, क्या ये दोनों वेक्टर सेम थे? ये दोनों वेक्टर सेम नहीं थे, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम आ गए। बात समझना अच्छे से। तो याद रखोगे कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम माना है, वेक्टर सेम है या नहीं वो में नहीं, मतलब हमने माना क्या सेम है, मैग्नीट्यूड को सेम माना। जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, अब आप अल्फा निकाल लो जरा, तो जो tan अल्फा है वो कितना हो जाएगा यार, b अपॉन ए है ना, अभी b अपॉन ए है, और a और b जब इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी अल्फा जो है वो कितना आ जाएगा 45। अरे यार तुम्हें नहीं आएगा ऐसे, बेवकूफ़ हो। आया अब, tan में 1 काय की वैल्यू होती है, किस चीज़ की वैल्यू है, 45 का, तो अल्फ़ा आप कंपेयर करेंगे, 10 से 10 काट दोगे, कहा काटा नहीं जाता, कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है हमारा, वो अल्फ़ा कितना आ चुका है 45। क्लियर होगी इतनी बात? यानी जब दो वेक्टर ऐसे होंगे जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच में एंगल 90 का हो, एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा हो, और ये दोनों वेक्टर के जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बिल्कुल बीच में जाएगा। इनसे रिलेटेड जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कहाँ जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। बात क्लियर है? इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम इसमें देख लेते हैं बस एक लास्ट केस जो हमारा बचा है, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो 180 का मतलब तो अब तुम समझ ही गए होगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ आओ बात को? इतना लिख लिया, नोट हो गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। थर्ड वाला केस है हमारे पास, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री लेते हैं, इसका मतलब क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस, वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में तो वेक्टर बी होगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया इन दोनों का जंक्शन यानी ओरिजिन मान लो। अब देखो ज़रा ये एंगल बता दो कितना है, डायग्राम को देख के बता दो यार, अगर अकल है तो। 180 नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक। अब इनका हम निकालते हैं रिजल्टेंट, तो निकाल लो रिजल्टेंट भाई। r इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 की वैल्यू -1। cos 180 सर कहाँ से आ गया? अरे यार cos थीटा होता ना, थीटा 180 है तो cos 180 नहीं आएगा, -1। तो ये r कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या तो नहीं पता? नहीं पता? अरे यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर की और अंडर रूट की बहुत एंटी चलती, कैंसिल कर देते एक दूसरे को जहाँ देखते हैं। तो a की r जो आएगा वो कितना आ जाएगा? a माइनस बी, इससे कम नहीं आ सकता रिजल्टेंट, कभी इससे कम नहीं आ सकता। ठीक है, दो वेक्टर जब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तभी उनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? मिनिमम। उससे कम रिजल्टेंट किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। तुम कोई भी एंगल रख के देख लियो, आ जाए, साफ करवा देंगे। ठीक है, खैर, तो ये आ चुका हमारे पास रिजल्टेंट। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा की, सर यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा? देखो यार, अल्फ़ा डिपेंड करेगा ए और बी के मैग्नीट्यूड पे। ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? बात को सुनना, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो मैं ऐसे नहीं आएगा। चलो तुम ऐसे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने लगाया एक 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे मैंने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितना? 7। अरे यार 10 - 3 कितना होगा? 7 होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला फोर्स तो यही है। अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें, इसको हम वेक्टर बी मान लें, तो जो हम अल्फ़ा निकाल रहे थे डायग्राम में, देखो अल्फ़ा वो क्या था? वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। हमने मान लिया ये वेक्टर ए है, तो अभी इसका और इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है यार, समझ रहे हो ना बात को? तो ये देखो, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये अगर रिजल्टेंट है, ये है वेक्टर ए, तो ए और आर के बीच में एंगल कितना हो गया? देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर यहाँ पे लग रहा, मान के चलो 3 न्यूटन, ये हो गया वेक्टर ए, और यहाँ पे मान के चलो लग रहा है 10 न्यूटन, ये हो गया वेक्टर बी, तो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? रिजल्टेंट आएगा वेक्टर बी की डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आर होगा, और वेक्टर ए है ये, तो अभी ये इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180 का हो गया। तो इस केस में जो अल्फ़ा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। बात को समझ गए ना? सिंपल है। तो आप डायग्राम को अच्छे से देख लो। देखो, हम इस डायग्राम को एक आइडियल मान के ये हमने डेरिवेशन किया है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की बात करते हैं इन दोनों केसेस में, ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री कब होगा? व्हेन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यानी जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो अल्फ़ा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ गए बात को? ओके। और इन केस अगर बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड यानी इधर जाएगा रिजल्टेंट, और एंगल सॉरी ए वेक्टर इधर है, तो ये पूरा एंगल कितना है? अल्फ़ा यानी 180 हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 लॉज मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से लॉज थे? एक था हमारा सबसे पहला ट्राइंगल लॉ, और दूसरा हमारे पास कौन सा था? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, और मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा होगा लेक्चर में, एपिसोड में, सॉरी यार लेक्चर की आदत है, एपिसोड कहूँगा अब तो, एपिसोड ही बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना इसमें अच्छे से, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अकेले अकेले होशियार ना बनो, दोस्तों को भी थोड़ा पढ़ा दो, भेज देना उनको। ठीक है ना? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।